This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे पास, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ कि हमारा आज का टॉपिक है मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। पहली बात तो ये है कि ये क्यों मिनिमम टैक्स जो है, ये क्या चीज़ क्या है। इससे पहले हमें इसकी अपनी रजीम्स को ज़रा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास एक नॉर्मल रजीम है जिसको हम NTR बोलते हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम। नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर क्या है कि आप अपने जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। इस टोटल इनकम में से आप अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। ये मेन जो स्ट्रीम है ना हमारे लॉ की, ये है। इस टैक्सेबल इनकम को आप अपनी टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टैक्स। ठीक है, ये असल गवर्नमेंट की ये अप्रोच है कि आपने ये हमें पे करना है। इसमें एक है FTR, फाइनल टैक्स रजीम। फाइनल टैक्स रजीम के अंदर ये वाला मॉडल नहीं चलता। फाइनल टैक्स रजीम के अंदर आपने इनकम अर्न की, ठीक है, और उसकी एक खास परसेंटेज आपने पे करनी है और उसमें आपको एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, यानी आपका रेवेन्यू ही आपकी इनकम बन जाएगा, जिसको प्रेज्यूम्ड इनकम भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी आप टैक्स देंगे। ये दूसरा तरीकेकार। एक तीसरा तरीकेकार है जिसको हम मिनिमम टैक्स रजीम कहते हैं। ये लॉ में तो कहीं MTR का वर्ड यूज नहीं हुआ, लेकिन उर्फे आम में ये वर्ड आजकल यूज हो रहा है। MTR का वर्ड यूज हो रहा है, यानी प्रैक्टिकली लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन लॉ के अंदर कहीं ये वर्ड मुझे नहीं मिला कि मिनिमम टैक्स रजीम भी कोई रजीम है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर बेसिकली ये MTR जो है ये NTR का ही हिस्सा है। उसी की समझ लें कि एक एडवांस फॉर्म है। वो एडवांस फॉर्म क्या है कि लॉ ने मुख्तलिफ लोगों के लिए एक खास परसेंटेज को डिसाइड कर लिया। लेट्स सपोज कि उन्होंने कहा, जैसे आज हम जो हमारा सेक्शन है वो कहते हैं जी आप अपना टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट करें जैसे ये टैक्स नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर मौजूद है, ये ऐसे कैलकुलेट कर लें। फिर उस टैक्स को कंपेयर करें, ठीक है, अपने टर्नओवर के परसेंटेज के साथ, यानी टर्नओवर का जैसे 1.5% हमारा है उसके साथ कंपेयर करें। तो अगर तो आपका टैक्स इससे कम है तो फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी ये होगी। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर बताऊं। लेट्स सपोज कि आपने टैक्स कैलकुलेट किया, वो 100 था, आपने अपने टर्नओवर के टैक्स का 1.5% लिया तो वो आ गया 90। तो हम कहेंगे आपके ऊपर 113 सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि आपका टैक्स इससे 90 से ज्यादा है, तो आप यही आपकी टैक्स लायबिलिटी है। लेकिन अगर सिचुएशन ये हो कि आपने 100 टैक्स देना है, ठीक है, लेकिन आपकी जो टैक्स जो 1% ऑफ द टर्नओवर आ रहा है वो आ गया 120, अब आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया, यानी अब आपको ये नहीं पे करना। कौन सी अमाउंट ये पे करनी है? 120। अब सवाल ये है कि क्या ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है या नहीं। असल टैक्स लायबिलिटी यही है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है जी आपने इससे कम आप हमें टैक्स नहीं देना। तो हम कहते हैं भाई ये जो आपने हमसे 20 रुपीज एक्स्ट्रा लिए हैं इसका क्या करेंगे। तो इसके लिए लॉ ने कहा कि आप इसको एक काम करें कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर लें और अगले सालों में आप इसको एडजस्ट करवा लें अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट। यानी इस आप समझ लें कि एक तरह का ये एडवांस गवर्नमेंट ने आपसे लिया, यानी अगले सालों का भी एडवांस टैक्स कुछ पोर्शन में उन्होंने आपसे ले लिया। अब सवाल ये है कि एडवांस तो रिफंडेबल होता है, तो क्या ये रिफंडेबल है? द आंसर इज नो। ये सिर्फ एडजस्टेबल है, या आप इसको रिफंड इसका क्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ
एडजस्टेबल है कि अगले सालों के अंदर आप अगर इसको एडजस्ट करवा सकते हैं तो करवा लें अपनी टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट, अदरवाइज ये सारा क्लियर हो जाएगा। बेसिक फिलॉसफी इसके अंदर वो ये है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम का हिस्सा है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि ये टैक्स कौन सा है। एक टैक्स होता है हमारे पास जो शुरू में हम कहते हैं जी सैलरीड है, नॉन सैलरीड है, एओपी है, कंपनी है। ये कौन सा टैक्स है? क्या वो डायरेक्ट परसेंटेज वाला टैक्स है? एक तो ये टैक्स शुरू में जो हमारे पास आंसर आ गया। दूसरा टैक्स वो है जो हम इसमें से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करते हैं। ठीक है, टैक्स क्रेडिट्स तमाम, जैसे आपका फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो गया, आपका डोनेशन आपका होगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स होगी, ये सारी क्रेडिट्स आपने माइनस किया। तो कौन सी अमाउंट जो है वो जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाएगा? द आंसर इज दिस, इस अमाउंट के साथ आप कंपेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। अब इस टैक्स लायबिलिटी में अगला सवाल ये है कि क्या इसमें एफटीआर शामिल होगा? क्या इसके अंदर टैक्स लायबिलिटी में जो हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है वो शामिल होगी या नहीं होगी? ये पहली बात तो ये है कि क्रेडिट्स के बाद आएगा। ये कंफर्म हो गया कि हम इस अमाउंट को कंपेयर करेंगे 1.5% ऑफ द टर्नओवर के साथ। ठीक है, अब ये वाला सवाल, तो बाकी ये चीजें हम अब प्रोविजन में जाके देखेंगे। तो ये कुछ पहले बेसिक क्वेश्चन थे जिसका मैंने आपको आंसर कर दिया कि ये है क्या। दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट द गवर्नमेंट इज आस्किंग टू यू, यू हैव टू पे दैट, आपने वो पे करनी है। अब आते हैं इसकी प्रोविजन के ऊपर, फिर इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे ताकि ये हमें क्लियर हो जाए। देखें जी, इसकी सबसे पहले है एप्लीकेशन। सेक्शन का नाम क्या है? सेक्शन 113। ठीक है, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113। इसमें एप्लीकेबल है जी किसके ऊपर? इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल है, एओपी के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन उनकी शर्त है कि उनका जो टर्नओवर है, टीओ मीन टर्नओवर, उनका टर्न ओवर 10 मिलियन हो या 10 मिलियन से ज्यादा हो, 10 मिलियन हो या 10 मिलियन से ज्यादा हो। ठीक है, तो उनके ऊपर अप्लाई होगा। और दूसरा ये है कि रेजिडेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई होगा। इस साल उन्होंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया हुआ है इस साल। ठीक है, अच्छा अब जरा पहले इसको देखें कि ये व्हाट इज मेंट बाय टर्नओवर से यहाँ क्या मुराद है। पहले इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए, लॉ ने टर्नओवर को एक्सप्लेन कर दिया। उसने कहा जी टर्नओवर मीन अदर देन एफटीआर। पहला जवाब तो हमें मिल गया, उसका आंसर मिल गया कि इसमें एफटीआर की इनकम शामिल नहीं है। कहता जी टर्नओवर में आपकी सेल शामिल होगी या रिसीट शामिल होगी, उसके बाद आपकी सर्विसेज की फीस शामिल होगी, ये दो चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। और अगर एक कंपनी किसी एओपी की मेंबर है तो उस एओपी का जो सेल होगी, उस एओपी की जो सर्विसेज की फी होगी, वो भी उस कंपनी के लिए ऐड की जाएगी। ये सिर्फ कंपनी के लिए है, ये बात देखें जरा, ये सिर्फ कंपनी के लिए है। लेकिन वो भी कि कंपनी हो प्लस किसी एओपी की मेंबर भी हो, तब जाके जो है ना ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी कि उस कंपनी का अपना टर्नओवर, लेट्स सपोज उसकी उसने गुड्स सप्लाई की हैं 100 की, कंपनी ने सर्विसेज दी हैं 100 की, तो ये भी उसमें ऐड किया जाएगा। और उसके साथ ये कंपनी का हो गया, प्लस एओपी की गुड्स जो हैं उसकी सेल कितनी थी। फॉर एग्जांपल उसकी 50 थी, उसकी सर्विसेज 50 थी, तो इसकी कितनी हो गई 200 और ये कितनी हो गई 100। तो देखें, अगर कंपनी किसी एओपी की मेंबर नहीं तो उसका ये वाला टर्नओवर लिया जाएगा। और अगर वो कंपनी किसी एओपी की मेंबर है, लेट्स सपोज के जैसे हमने एग्जांपल दी, और उसका भी फिर टर्नओवर गुड्स और सर्विसेज का दोनों ऐड किए जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों को ऐड करने के बाद 300 का ये टर्नओवर गिना जाएगा। ठीक है, उसके लिए ये टर्नओवर की कंडीशन होगी। लेकिन यहाँ तो हम टर्नओवर की बात अभी कंपनी के लिए तो नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन फिलहाल
किसके लिए है? इंडिविजुअल और एओपी के लिए। ये कंडीशनल है और कंपनी विदाउट एनी रीजन है। अच्छा जी, अब जरा इसको दोबारा टर्नओवर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ना वो एक ये वाली है कि टर्नओवर से क्या मुराद है। वो कहते हैं जी ग्रॉस सेल में क्या क्या चीजें शामिल नहीं होनी, इसमें से सेल्स टैक्स शामिल नहीं होना चाहिए, यानी आप माइनस कर देंगे। एक्साइज ड्यूटी उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, जिसको निगोशिएशन कहते हैं, कि आपने कहा 100 की, उसने कहा जी 80 ले लें, आपने कहा ठीक है, ये 20 भी इसमें शामिल नहीं होंगे। एंड सेल्स रिसीट टैक्सेबल अंडर एफटीआर, इनको भी आप शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद आपकी जो फी है, कमीशन अगर आपने ली है, रिसीट्स कॉन्ट्रैक्ट से आपको आई हैं, उसमें भी एफटीआर शामिल नहीं होगा। ये बात याद रखें, दुनिया में दो ही चीजें बिकती हैं, या गुड्स बिकती हैं या सर्विसेज बिकती हैं। तो लॉ ने दोनों चीजों को ऐड कर दिया, कहा जी गुड्स और सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एक्सपेंडिचर्स, जो आपकी टॉप की फिगर है, उसको वो आपका टर्नओवर गिना जाएगा। तो ये पहली चीज, तो हमें ये आंसर मिल गया। पहला सवाल ये था, क्या ये सारे ही लोग टर्नओवर टैक्स पे करेंगे, उनके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं? तो हमने कहा कि वो इंडिविजुअल और एओपी जिनका टर्नओवर 10 मिलियन से कम होगा वो नहीं पे करेंगे, बाकी सभी लोग पे करेंगे। ये आसान हो गया, बजाय लंबी बातें याद करने के एक बात याद रख लें कि अगर इंडिविजुअल और एओपी का टर्नओवर 10 मिलियन से कम होगा तो वो नहीं पे करेंगे, अगर ज्यादा है तो वो पे करेंगे। ये बात तो उसमें आ गई। उसका यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंपल आपका टर्नओवर बन गया तो आप पे करें। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन इंडिविजुअल और एओपी का मिलेगा तो हमें, अगर बिजनेस उसमें रेवेन्यू गिवन हो, तो फिर हमें लाजमन सेक्शन 113 को सोचना पड़ेगा। ठीक होगी बात? पहला ये आंसर में मिल गया। दूसरा, एक्चुअल लॉ कहता क्या है? लॉ ये कहता है कि इफ टैक्स पेएबल, यानी यहाँ पर टैक्स पेएबल का वर्ड जो है वो आप समझ लें कि टैक्स लाइबिलिटी की सेंस में यूज किया जा रहा है, अदर देन एफटीआर एंड सुपर टैक्स। ठीक है, इफ लेस देन 1.5% ऑफ द टर्नओवर, यानी आप अपने क्वेश्चन में तमाम क्रेडिट्स, मैंने कहा टैक्स में से आप तमाम टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा आपका, ठीक है, यानी टैक्स लायबिलिटी जो आएगी उसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। देखिए यहाँ पर उसने, लॉ ने क्या किया कि उसने एफटीआर और सुपर टैक्स को माइनस किया। सुपर टैक्स क्या है अभी हमारी बहस नहीं है, अभी सिर्फ देखें एफटीआर को, क्या सेपरेट ब्लॉक को भी उसने माइनस किया? द आंसर इज नो। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद हमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने उसको माइनस नहीं किया। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे 1.5% ऑफ द टर्नओवर के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब सवाल ये था एक, कि भी अगर मैंने देना गवर्नमेंट को 100 था और मैं 120 दे चुका हूं, तो ये 20 का क्या होगा? ये देखिएगा, 20 की लॉ ने कहा कि मिनिमम टैक्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 5 ईयर्स, अगले 5 सालों तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, एंड एडजस्टेबल अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक लॉ ने और एक्सप्लेनेशन दी सेक्शन 113 ने, कि ये क्या वजह हो सकती है कि आपका टैक्स आपके 1.5% से भी कम आ जाए। तो उसने रीजन बताई, उसने कहा एक तो है लॉसेस, आपको हो ही लॉस गया, आपका टैक्स बजाय 100 आने के वो बिल्कुल ही जीरो हो गया, तो फिर भी आपको 120 रुपए पे करने हैं। यानी आप ये प्ली नहीं ले सकते जी मुझे तो लॉस हो गया, नहीं, आपको लॉस हो गया फिर भी आपको जो मिनिमम टैक्स है ये आपको पे करना ही करना है। ये वाला टैक्स आपको 1% ऑफ द टर्नओवर पे करना है। सेटिंग ऑफ लॉसेस, इस साल आपका गेन था लेकिन पिछले सालों के आपने लॉसेस को एडजस्ट करने की वजह से ये सारा प्रॉफिट लॉस में चला गया, फिर भी आपको टैक्स पे करना है। एग्जेम्पशंस, आपकी इनकम ही एग्जेम्प्ट थी इस साल या किसी वजह से, फिर भी आपको ये टैक्स देना ही देना है। हाँ, लॉ ने खुद कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई हैं, सेकंड शेड्यूल के अंदर लॉ ने खुद कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं। हाँ, अगर लॉ ने खुद एग्जेम्पशन दे दी आपको कि जी आपके ऊपर सेक्शन 113 ही एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आप ये मिनिमम टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। उसकी मैं एग्जांपल ये देखें, कुछ मैंने नीचे लिखी है कि ये सेकंड शेड्यूल क्लॉज 2A पार्ट 4 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में
NIT के यूनिट्स हैं उनके ऊपर उन NIT के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, पेट्रोलियम डीलर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। SPV ये सारी जो है ये आप इसको देखना चाहें तो उसमें सेकंड शेड्यूल में जाके देख सकते हैं। लेस्को है, मुदारबा कंपनीज हैं। इस साल उन्होंने होटल्स को भी कुछ कंडीशंस के साथ इसमें ऐड कर दिया हुआ है, गोश्त वालों को इसमें ऐड कर दिया हुआ उन्होंने, ठीक है। गवर्नमेंट्स को उन्होंने ऐड कर दिया हुआ, वापडा को उन्होंने ऐड कर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी कंपनी जो है उन्होंने कहा कि इनके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, बेशक इनको लॉस हो जाए, इनको प्रॉफिट हो, ये अपना एक्चुअल टैक्स ही पे करेंगे, अपने टैक्स के साथ मिनिमम टैक्स को कंपेयर नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने हमें बता दी। उसके बाद लॉ कहते हैं जी टैक्स क्रेडिट्स, यानी आपको पहले ऊपर तो गेन था, यानी आपका टैक्स लाइबिलिटी तो आ रही थी, लेकिन क्रेडिट्स माइनस करने के बाद आपका टैक्स कम हो गया 1% के साथ, फिर भी आपको 1% अप्लाई। टैक्स एक्सपेंसेस, आपने एक्सपेंसेस, जाहिर बात है जब एक्सपेंसेस करेंगे तो लॉस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और लॉस में नहीं। तो उसने कहा ये रीजंस हैं, अगर इन रीजन से भी आपको आपका टैक्स कम हो रहा है 1.5% है, तो फिर भी आपको टैक्स देना है, इसमें कोई एग्जेम्पशन मौजूद नहीं है। तो इसमें कितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी, नंबर 1 कि ये एप्लीकेबल किन के ऊपर है, नंबर 2 इसका प्रोसेस क्या है, करेंगे क्या, किस टैक्स लाइबिलिटी के साथ इसको कंपेयर करेंगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो कितने सालों के लिए आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, और प्लस इसके अंदर जो सी पार्ट है वो थी इसकी डेफिनेशन के वो टर्नओवर से क्या मुराद है, और आखिरी पार्ट के ये क्यों कम हो सकता है। लॉ ने खुद ही रीजन बताई, तो रीजन बताने की कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लॉ हमें क्यों रीजन बताए। रीजन बताने का मकसद ये था कि इन इन चीजों से अगर हो भी जाए तो फिर भी आपको टर्नओवर टैक्स पे करना है। रीजन की बजाय आप इसको एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये वजह हो सकती हैं, फिर भी आपको टैक्स पे करना है इसके ऊपर। अच्छा, अब जरा इसकी एक हमारे पास इलस्ट्रेशन है, उसको लेके चलते हैं ताकि हमें कुछ अंदाजा हो। ये आपकी किताब की इलस्ट्रेशन है, ठीक है। देखें जी, ये है हमारे पास ईयर 1 है, उसमें नॉर्मल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 100 की 10,000 की आ गई। नॉर्मल जो टैक्स लाइबिलिटी, कौन सी टैक्स लाइबिलिटी, मैंने बार बार कह रहा हूँ, टैक्स क्रेडिट्स माइनस करने के बाद और इसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को ऐड करने के बाद, ठीक है, ये उस टैक्स लाइबिलिटी की बात हो रही है। लेकिन आपने अपने टर्नओवर का जब 1.5% लिया, वो कोई भी टर्नओवर हो सकता है, ठीक है, आपने जो भी लिया, मसलन यस वो यहाँ 60,000 है ना, तो मैं आपको यहाँ अमाउंट लिख दी, तो फिर टर्नओवर कितना होगा, मैं उसकी अमाउंट भी लिख देता हूँ, होगा 4 मिलियन का, ठीक है। तो अगर आप 4 मिलियन का 1.5% लें तो वो 60,000 आता है, ठीक है। समझ लें कि आपका इस साल का टर्नओवर 4 मिलियन था और ये अमाउंट आपकी 60,000 आ गई। अब आपने क्या पे करना है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और मिनिमम टैक्स, इसको क्या बोलेंगे, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 विच एवर इज हायर। तो आपने गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया, 60,000, ये वाली अमाउंट आप पे करेंगे। एक्स्ट्रा कितना पे किया, तो ये कितना हो गया, कैरी फॉरवर्ड आपका आ गया आंसर 50,000। ये आपका ईयर 2 के लिए गवर्नमेंट के पास एडवांस चला गया, एक्स्ट्रा जमा हो गया, आपने वो जमा करवा दिया, ठीक हो गया। अब अगले साल भी आप गए तो आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, तो वो कितनी आ गई, 90,000, और आपका जो टर्नओवर था वो था 4.2 मिलियन। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट हुआ, जिसमें आपकी गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों शामिल थी, ठीक हो गया। आपने उसका 1.5% लिया तो ये आ गई अमाउंट आपकी, ठीक हो गया। अब आपने गवर्नमेंट से कहा कि भाई 90,000 तो वो है जो मैंने आपको देना है, लेकिन मेरा आपके पास एडवांस आ चुका हुआ है। वो कहते हैं जी कितना, आप कहते हैं जी वो है 50,000 रुपया, वो कहते हैं जी माइनस कर लें। जब आपने माइनस किया तो आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 40,000, ये स्टेप हो गया आपका। अब लॉ ये कहता है कि भाई आप इस अमाउंट को इसके साथ कंपेयर करें, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो आप कहते हैं 63,000, तो आपने पेमेंट कितनी कर दी, 63,000 की।
करनी कितनी थी 40,000 की, ठीक हो गया। अब आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी पे कर दी, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 23,000 आ जाएगा। ये आपका टैक्स इस साल का 23,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया फिर तीसरे साल के लिए, ठीक है। तो क्या स्टेप हुआ कि टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसमें सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम अगर है तो वो ऐड करेंगे, और उसमें से जो ब्रॉड फॉरवर्ड हमारा लॉस आएगा वो माइनस करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयर करेंगे अपने टर्नओवर के साथ। चलें जी आगे चलते हैं। अगले साल में भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारे पास जो था वो मैं इसको जरा आपको बताऊं, 0.01 मिलियन का टर्नओवर आ गया इस साल, ठीक हो गया। ये 5 मिलियन का टर्नओवर हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि इस साल की हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 1,20,000। एडवांस में हम 23,000 रुपया जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है वो तो हम एडवांस में दे चुके हुए हैं, ठीक है। अब हमने डिपार्टमेंट को कितना देना है, 97,000, ठीक हो गया। अब हमने अपने टर्नओवर का 1.5% लिया तो वो कितना आ गया, 75,000। तो टैक्स और ये वाली अमाउंट विच एवर इज हायर, तो कितनी अमाउंट हम पे करेंगे, इस वक्त 97,000 की अमाउंट पे करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ईयर 1 में भी एप्लीकेबल था, ईयर 2 में भी, और ईयर 3 में सेक्शन 113 जो था वो एप्लीकेबल नहीं था। तो ये हमारा एक सेक्शन था जी 113। तो इसमें मैंने आपको किन किन चीजों का आंसर किया, नंबर 1 मैंने आपको इस बात का आंसर किया कि ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कौन कौन देंगे। नंबर 1 इंडिविजुअल और एओपी जिनका टर्नओवर 10 मिलियन या है या उससे ज्यादा है, प्लस रेजिडेंट कंपनी, ठीक है। और इस दफा इन्होंने पी को भी शामिल कर दिया। और दूसरा ये है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कि आप अपना जो टर्नओवर है, ठीक है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस शामिल करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% के साथ, तो ये आपका आ जाएगा मिनिमम टैक्स। इसको आप कंपेयर करेंगे अपनी टैक्स लायबिलिटी के साथ, जो टैक्स कौन सा, आफ्टर टैक्स क्रेडिट्स, ठीक है। टैक्स में से टैक्स क्रेडिट्स को आप माइनस करेंगे, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स, तो उस टैक्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो विच एवरेज हायर आप पे करेंगे, ठीक है। और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड कोई आपके पास आंसर आ रहा है तो इसमें से पहले वो माइनस किया जा सकता है। अगर आपके पास ब्रॉड फॉरवर्ड में कोई आंसर हो तो पहले वो ब्रॉड फॉरवर्ड यहाँ से माइनस करेंगे, फिर कंपेयर करने के बाद अगर हायर आ जाए ये वाला तो फिर ये आपकी अमाउंट कैरी फॉरवर्ड होगी कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, ठीक है जी। और तीसरी चीज इसमें मैंने आपको बताई टर्नओवर की डेफिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एओपी और कंपनी के लिए कि क्या उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है या नहीं, वहां भी टर्नओवर की वैल्यू चाहिए। और जो एक्चुअल हमारा कोर एरिया है कि हमने इसकी मिनिमम टैक्स की कैलकुलेशन के लिए भी हमें टर्नओवर की अमाउंट चाहिए। और फोर्थ मैंने आपको इसका बताया कि ये कैरी फॉरवर्ड होके इसकी एडजस्टमेंट होगी और वो चीज उसके ऊपर आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो ये था जी हमारा एक एरिया कि मिनिमम टैक्स का। इसकी अगर आप एग्जाम्पशन देखना चाहें, अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी है कि इसमें कुछ रिड्यूस रेट्स भी हैं जो सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको मिल जाएंगे। कुछ कम, ये हर साल इसमें चेंज आती रहती है कि कुछ ना कुछ जो है ना वो उसमें पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है SNGP OMC वगैरह के ऊपर रिड्यूस रेट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर रिड्यूस रेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको रिड्यूस रेट जो है वो भी कहाँ मिलेंगे, सेकंड शेड्यूल के ऊपर। यानी इससे हमें इस बात का भी पता चला कि टर्नओवर टैक्स सिर्फ एक ही रेट 1.5% ही नहीं है, इसके अलावा डिफरेंट रेट्स डिफरेंट स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए भी मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने इंडिविजुअल्स को अपने टैक्स पेयर्स को डिवाइड करें
तो किस किस में जाएंगे? नंबर वो टैक्स पेयर जिनके ऊपर ये सेक्शन पूरे का पूरा एप्लीकेबल है, जिनके ऊपर 1.5% लगता है। दूसरे टैक्स पेयर वो हैं जिनके ऊपर टर्नओवर लगता है लेकिन रिड्यूस रेट्स हैं, जैसे 0.75, 0.5, 0.25, इस तरह के रिड्यूस रेट्स वाले भी हैं। ये कहाँ मिलेंगे हमें? सेकंड शेड्यूल के अंदर। और इसके बाद वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है इस प्रोविजन से, उनकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, वो इस प्रोविजन से एग्जेम्प्ट है। दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेक्शन 113। ये कहाँ लिखे हुए? ये भी हमारे सेकंड शेड्यूल के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सारा एरिया कंप्लीट हो जाता है कि कुछ लोग ये जो है ना, जो पाकिस्तान में स्पेसिफाइड लोग जो हैं अपने टैक्स लायबिलिटी को हर साल इसके साथ कंपेयर करेंगे और वो टैक्स पे करेंगे। बाकी जो आपका क्वेश्चन हो मेरे से आप व्हाट्सएप पे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर।